हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। आज हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के एक नए और टॉपिक के बारे में, उष्मागतिकी की मूलभूत समीकरण। इसके अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं। हमने प्राय उष्मागतिकी के जो समीकरण थे उनको दाब व आयतन के रूप में ही, गुणों के रूप में ही देखा, परंतु इसके अतिरिक्त भी अन्य गुण होते हैं। जैसे हम आंतरिक ऊर्जा, ताप की बात करते हैं, इस प्रकार के अन्य गुण होते हैं। उन गुणों के आधार पर क्या होता है, समीकरण हमें मिलती है, जिनको उष्मागतिकी की मूल समीकरण कहते हैं। अब किस प्रकार से इन समीकरणों को बनाते हैं, किस प्रकार से हमारे पास उष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, हमारे पास थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ किस प्रकार से काम करता है, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं उष्मागतिकी की, तो प्राय क्या होता है, उसको ताप व आयतन के फलन के रूप में ही देखा जाता है। परंतु इसके अतिरिक्त हम बात करें, इसके आप अतिरिक्त बात करोगे, आपको जो गुण दिखाई देते हैं, इसके अतिरिक्त जो गुण होते हैं वो होते हैं ताप, टेम्परेचर देखने को मिल जाता है, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा अर्थात U, या इसको हम E के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो हमने उसमें थर्ड लॉ के द्वारा देखा था ऐसे। ठीक है, अब इन जो तीन आपको गुण दिखा था, इससे गुण के अलावा भी इनसे संयुक्त गुण भी मिलते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड हमारे पास क्या है, संयुक्त गुण भी आपको देखने को मिलते हैं। संयुक्त गुण कौन से, एक आप दिख जाता है हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, एक आपको दिख जाती है गिब्स ऊर्जा, भी आपको देखने मिल जाती है। इसको हम ए से दर्शाते हैं, इसको हम दर्शाते हैं जी के द्वारा। ठीक है, ये गुण, सभी गुण मिलकर एक संबंधित समीकरण निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, संबंधित समीकरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, उष्मागतिकी के लिए एक संबंधित समीकरण निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उष्मागतिकी की मूलभूत समीकरण इनको कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम मानते हैं केवल क्या हो रहा है, प्रसार कार्य हो रहा है, केवल क्या प्रसार कार्य है, इसके अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं है। अर्थात हम अगर बात करें W ए की वैल्यू क्या है, 0 है, अर्थात ये क्या है, साम्य अवस्था में, क्या है, साम्य अवस्था के अंतर्गत है। ठीक है, हम बात करोगे साम्य अवस्था के अंतर्गत, ये हमारे पास समीकरण आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, इसके अलावा उष्मागतिकी के द्वितीय व तृतीय नियम का प्रयोग करके, प्रथम और द्वितीय नियम का प्रयोग करें, हमारे पास ये तीन समीकरण आपको दिख जाती। इन समीकरण नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 3। ये हमने सभी प्रीवियस लेक्चर के अंतर्गत हमने जो कवर की थी, उन सभी को हमने निर्माण किया था, देखा था किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो एक बार आपको देखना है किस प्रकार से हमारे पास समीकरण आए, तो प्रीवियस लेक्चर इसके टॉपिक से रिलेट, उष्मागतिकी के सेकेंड पार्ट से रिलेट आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं समीकरण 1 व 2 व 3 को, तीनों को हम क्या करते हैं, अवकलित करते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 को क्या करते हैं, अवकलित। ठीक, क्या करते हैं, अवकलित करते हैं। जब आप अवकलित करते हैं, हमारे पास वैल्यू होती है डेल्टा H du P dV और V dP। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 को अवकलित करते हैं, dA du TdS, ठीक है, और S dt। ठीक है, इसी प्रकार से हम हल कर लेते हैं, अवकलित करते हैं डेल्टा G को U P dV V dP TdS और S डेल्टा T। अब हम क्या रखते हैं, du का मान रखते हैं, du का मान रखने पर। ठीक है, पहले लिखते हैं डेल्टा H के लिए TdS P dV, यहाँ पर है P dV और V dP। ये पद कैंसिल आउट हो जाएगा, बचता है केवल डेल्टा H बराबर TdS और प्लस का बच जाएगा V dP। एक हमारे पास समीकरण नंबर ये निकल कर आती है। दूसरे में डी ए
TdS PdV, फिर आगे इसके अंतर्गत है TdS माइनस का STT, ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसमें बच जाएगा माइनस का DA PdV प्लस का STT। एक समीकरण हमारे पास ये निकल कर आती है। तीसरे अंदर भी रख देते हैं डेल्टा जी, यहाँ पर DU सॉरी TdS PdV PdV VdP TdS और S डेल्टा T। ठीक है, TdS से TdS कैंसिल, PdV से बात करेंगे ये भी कैंसिल हमारे पास हो जाता है। बचता क्या रहता है, डेल्टा जी बराबर हमारे पास बचता है VdP S डेल्टा T। ठीक, ये जो हमने तीनों समीकरण निकाली है ये ऊष्मागतिकी के मूल समीकरण है। एग्जाम से क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि ऊष्मागतिकी तीनों मूल समीकरण को व्यक्त कीजिए, व्यंजन को व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए। फिर इसके देखिए हम जो आगे हम ज्ञात करने वाले हैं, ज्ञात करेंगे P व T। ठीक है, दाब आयतन व ताप के साथ हम बात करेंगे G जो हमारे पास क्या थी, हमारे पास गिब्स ऊर्जा, A हमारे पास क्या थी, हमारे पास हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा में का परिवर्तन देखने वाले। ये हमने समीकरण हमने ज्ञात किए डेल्टा जी एस डेल्टा टी और वी डी पी वाला। ठीक है, अब हम क्या मानते हैं, जो हमारे पास गिब्स ऊर्जा है ना जी, उसके बारे में बात करने वाले। उस जी को हम किसका फलन मान लेते हैं, फलन ताप में दाब का फलन मान लेता हूँ, और इसमें आंशिक परिवर्तन करेंगे तो हमारे पास आता है डेल्टा जी टी स्थिर दाब पर डेल्टा टी रहा। फिर इसको जब हम हल करते हैं डेल्टा जी पी स्थिर आयतन पर डेल्टा पी। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 की हम तुलना करते हैं। इसको समीकरण 1 दे दीजिए, इसको नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना से कर लीजिए। तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आता है डेल्टा जी डेल्टा टी, और जो पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आती है माइनस एस। डेल्टा जी पी स्थिर आयतन पर, हाँ इसकी वैल्यू क्या आती है, वो आती है वी। क्या आ जाती है, वी आ जाती है। इसका अर्थ क्या होता है, देखो इन दोनों के अर्थ कोई बात करते हैं। पहला आप देखेंगे स्थिर दाब पर, किसकी बात करते हैं हम, स्थिर दाब पर। ठीक है, यहाँ पर दाब स्थिर है, इसमें नीचे वाले में ताप स्थिर है। स्थिर दाब में हम करते हैं ताप में परिवर्तन। क्या करते हैं, ताप में परिवर्तन। तब गिब्स ऊर्जा क्या होती है, हमें ऋणात्मक मिलती है। ठीक है, स्थिर दाब में हम क्या करते हैं, ताप में परिवर्तन करेंगे तो गिब्स ऊर्जा में क्या मिलेगी, ऋणात्मक। ठीक है, और जब हम बात करते हैं ठोस की बात करोगे, द्रव की, गैस की, तो जो गैस है ना, गैस उसकी एंट्रोपी क्या होती है, अधिक। क्या होती है, अधिक होती है, जिसके कारण जो गैसों की जो एंट्रोपी का जो वेग है ना, वेग ठीक जो कमी हो रही है, गिब्स ऊर्जा की कमी, वो सबसे अधिक किसमें देखने मिलती है, गैसों में। ठीक है, गैसों की क्या होती है, एंट्रोपी अधिक होती है, जिसके कारण क्या होती है, जो ये कमी होना है, कमी वो भी क्या देखने मिलती है, गैसों में अधिक देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें स्थिर ताप की बात करते हैं। जब स्थिर ताप में हम दाब के साथ परिवर्तन करोगे तो क्या होगी, गिब्स ऊर्जा की वैल्यू क्या होगी, हमें धनात्मक प्राप्त होगी। तो हम क्या करते हैं, स्थिर ताप पर जब हम दाब में क्या करते हैं, परिवर्तन, दाब को जब हम बढ़ाते हैं, परिवर्तन या बढ़ाते हैं, ठीक है, तो डेल्टा जी की वैल्यू में क्या प्राप्त होगी, पॉजिटिव प्राप्त होने वाली है, गिब्स ऊर्जा पॉजिटिव प्राप्त। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आयतन है, क्यों आयतन पर निर्भर करता है, क्योंकि हमने देखा था जो गिब्स, जो ठोस, हम द्रव व गैसों की बात करें, सबसे अधिक आयतन किसका होता है, गैसों में। गैसों में आयतन सबसे अधिक होता है, तो गैसों में क्या होती है, ये गिब्स ऊर्जा की वैल्यू क्या होती है, अधिक तेजी से वहां पर बढ़ती है, कहाँ, गैसों में। फिर हम बात करोगे द्रव में बढ़ती है, फिर किसमें बढ़ती है, ठोस के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें, जब आप प्रति मोल
क्या लेते हैं, प्रति मोल गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा लेते हैं, उसको हम क्या दर्शाते हैं, उसे मोलर गिब्स ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मोलर गिब्स ऊर्जा, जिसको हम किसे दर्शाते हैं, म्यू से। ठीक है, उसकी समीकरण क्या होती है, उसकी समीकरण होती है म्यू नॉट टी एल एन आर। ठीक है, म्यू नॉट टी आर टी एल एन पी इसकी समीकरण होती है। ठीक है, अब इसमें ग्राफ देखते हैं हम। ग्राफ की अगर बात करो तो ग्राफ आपको दिख जाता है 0 म्यू माइनस म्यू नॉट, यहाँ पर दिख जाता है आपको आर टी, यहाँ पर दिख जाता है 2RT, नीचे दिखता है RT जो माइनस के अंतर्गत होगा, यहाँ पर दिख जाता है 2RT। यहाँ पर ले लीजिए 1 2 3 और 4, ये हमारे पास है प्रेशर। ठीक, इस ग्राफ की अगर आप बात करोगे ये कुछ इस प्रकार से आपको जाता हुआ दिखाई देता है, इस प्रकार से। इस प्रकार से, ठीक है, ये ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, इनके मध्य ग्राफ है ये। अब हम क्या करते हैं, मानते हैं इसकी सीमाएं अलग अलग हो, जैसे दाब की सीमा अलग अलग हो, P1 और P2, तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे, G2 माइनस G1। ठीक है, डेल्टा G होगा ये। और आगे देखें इसके अंदर RT ln P2 बटा P1। अगर इसमें log के अंदर परिवर्तन करना है तो हमारे पास RT 2.03 log P2 माइनस किया जाएगा P1। ये हमने log के रूप में देख लिया। प्राप्त किया है ये हमने आइडियल गैसों, आदर्श गैसों के लिए प्राप्त किया है। किसके लिए याद किया हमने, आदर्श गैसों के लिए। ये कहाँ पर था, ताप व दाब में परिवर्तन। ठीक है, दाब, यहाँ पर हमने बात की है दाब व ताप के परिवर्तन। हमने आदर्श गैसों के लिए बात किया ये, परंतु इसकी जगह हम क्या ले लें, अगर वास्तविक गैस से ले लें, क्या ले लें, वास्तविक गैस से लें, ताप पर आयतन में परिवर्तन करें, उसके लिए मोलर गिब्स ऊर्जा निकालते हैं। ठीक है, हम करें वास्तविक गैसों की बात करते हैं। ठीक है, इस प्रकार का हम निकाले तो उसको एक नया फलन मिलता है जिसको बोलते हैं प्लयनता। ठीक है, इस जो प्लयनता की अगर बात करो, इसमें दाब स्थिर होता है, दाब समान होता है। ठीक, इसके लिए जो फलन है या मोलर गिब्स ऊर्जा हम कैसे निकालते हैं, जैसे हम गिब्स ऊर्जा निकालते हैं ना, सेम उसी की तरह हम क्या निकालते हैं, इसकी भी मोलर गैस निकालते हैं। तरीका क्या रहने वाला है, सेम इसी प्रकार से रहने वाला है। इसमें दाब समान होता है, तो इसके लिए इसको परिभाषित कैसे करेंगे, म्यू नॉट टी आर टी एल एन एफ के द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये नया फॉर्मूला निकलता है प्लयनता के लिए। समझ आए, प्लयनता समझ में आ चुका होगा। जब हम मोलर गैस हम निकालते हैं, परिवर्तन देखते हैं वास्तविक गैसों के लिए, जो एक नया फलन आता है उसे प्लयनता फलन कहते हैं, जिसको हमने एफ के द्वारा डिनोट किया हुआ है। इसके अंदर मोलर गिब्स ऊर्जा जब आप ज्ञात करोगे, गिब्स ऊर्जा जैसे याद करते हैं वैसे इसको की भी हम मोलर गिब्स ऊर्जा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं, बात करेंगे मिश्रित करने की गिब्स ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं ना गैसों की, अब जो गैसें क्या होती है आपको एक पता होगा, उनका नेचर होता है स्वतः मिश्रित होना। क्या होता है, स्वतः मिश्रित हो। जब आप गैसें लाते हैं ना, वो क्या होता है, स्वतः मिश्रित हो जाती है। ठीक है, अब स्वतः मिश्रित होने का तात्पर्य क्या होता है कि उनकी गिब्स ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, गिब्स ऊर्जाएं कम होनी चाहिए। ठीक है, हम दो केस लेंगे इसके अंदर। पहली अवस्था अंदर हम क्या लेंगे, कुछ गैसों को लेंगे और एक अवस्था लेंगे जिसमें गैसें क्या मिश्रित नहीं हो रही है। दूसरी अवस्था हम क्या लेंगे, जिसके अंदर गैसें मिश्रित हो रही है। ठीक है, हम बात करते हैं गैसों के गुण की, तो गैसें स्वतः मिश्रण बनाती है। ठीक है, स्वतः मिश्रण बनाती है। इनकी गिब्स ऊर्जा का मान कम होना चाहिए। गिब्स ऊर्जा मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, अब हम ले लेते दो केस ले लेते। पहले केस के अंदर में
केस के अंदर हम क्या लेते हैं कि हम गैसों के मिश्रित नहीं करते हैं, उस समय क्या करते हैं उनका ताप व दाब तो समान रखते हैं, परंतु पात्र होते हैं उनको अलग अलग करते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट की बात करें, गैस फर्स्ट की बात करेंगे, मिश्रण से पहले गैस, मिश्रण से पहले गैस की अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, इसमें क्या होगा, ताप व दाब क्या होंगे, समान, टेम्परेचर और प्रेशर तो समान होने वाले, परंतु ये क्या होंगे, अलग अलग पात्र में, क्या होंगे, अलग अलग पात्र में। ठीक है, इसे गैस ऊर्जा लेता हूं मैं प्रथम गैस के लिए G1 N1 म्यू नॉट 1, इसी प्रकार से हम लेता हूं दूसरी गैस के लिए तो G2 N2 म्यू नॉट 2, इसी प्रकार से G3 से चलते रहेगा। ठीक है, N3 म्यू नॉट 3। ये जो हम प्रारंभिक के अंदर गैस ले रहे हैं ना, इनकी जो कुल गिब्स ऊर्जा है ना, इनका योग होता है। ठीक है, कुल योग के बराबर होती है प्रारंभिक गिब्स ऊर्जा की मान। ठीक है, जी प्रारंभिक की अगर बात करोगे उसकी वैल्यू होती है G1 प्लस G2 प्लस G3। इसको हल आगे हम करें तुम्हारे पास आएगा N1 म्यू नॉट 1, N2 म्यू नॉट 2, N3। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको हम आई समेशन के रूप में ले सकते हैं, Ni म्यू नॉट आई। ठीक है, आई का मान आप रखते जाइए और हमें वैल्यूज प्राप्त होती जाएगी। समीकरण नंबर दे देते हैं 1 इसको। अब हम गैस नंबर 2 के अंदर क्या लेते हैं, इनको मिश्रित कर लेते हैं। मिश्रण के बाद इन जो गैसें हैं ना, उनकी गिब्स ऊर्जा के मानों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, गैस नंबर 2 ले लीजिए, मिश्रण के बाद गैसें। ठीक है, तो गिब्स ऊर्जा के मान गैसों जैसे हम बात करें प्रथम गैस के लिए गिब्स ऊर्जा मान G1 N1, यहाँ पर क्या म्यू 1, इसी प्रकार से G2 N2 म्यू 2, इसी प्रकार से G3 N3 और म्यू 3। तो G अंतिम के लिए क्या होगा, जो गिब्स ऊर्जा का मान क्या होता है, इनके योग के बराबर होता है। तो G अंतिम क्या हो जाएगा, G अंतिम हो जाएगा G1 प्लस G2 प्लस G3। इनमें भी वैल्यू रख देते हैं, इनमें हमारे पास आएगा G, इसके अंदर आने वाला है हमारे पास N1 म्यू 1, N2 म्यू 2, N3 और म्यू 3। इसको भी हम समेशन रूप में लिख लेते हैं, G अंतिम है, सॉरी है G अंतिम। तो हमारे पास आएगा Ni म्यू आई आई। ठीक, समीकरण नंबर 2। अब हम बात करें G मिक्सर या मिश्रण की बात करोगे आप, वो क्या होता है, G अंतिम माइनस क्या होता है, G प्रारंभिक। ठीक है, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 व 3 से तुम्हारे पास आता है G मिक्स की वैल्यू आ जाती है, अंतिम हमारे पास ये रहा म्यू आई Ni म्यू आई माइनस आई Ni म्यू आई नॉट। इसके अंदर कॉमन लेना हो कॉमन ले लीजिए, म्यू समेशन आई और Ni को कॉमन ले लेते हैं, बचता क्या है यहाँ पर म्यू आई और म्यू नॉट आई। ठीक है, ये होता है हमारे पास G मिक्स का मान। क्या करते हैं, G मिक्स के साथ G मिक्स के लिए क्या रखते हैं, वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ठीक है, ये हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर इसको अच्छे समय की थी वास्तविक गैसों के लिए। ठीक है, जब हम इसमें मान रखते हैं तो हमारे पास आता है G मिक्स, ठीक है, RT ln
सॉरी समेसन आएगा, समेसन हमारे पास आता है ni और ln xi आता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ni दिख रहा है उसकी जगह हम वैल्यू रख देते हैं nxi। जब वैल्यू रख देंगे हमारे पास आता है g मिक्स, n बाहर आ जाएगा rt xi ln xi। xi क्या है, यहाँ पर एक भिन्नात्मक है जिसका मान एक भिन्नात्मक लघु गुणक है, लघु गुणक जिसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जिसका मान क्या होता है, ऋणात्मक। क्योंकि ये अगर ये वाला भाग ऋणात्मक है तो इसका दाएं वाला भाग भी क्या होगा, ऋणात्मक। दाएं वाला भाग भी क्या होने वाला है, ऋणात्मक ही प्राप्त होने वाला है। बाएं वाला भाग ऋणात्मक, दाएं वाला भाग भी क्या होगा, ऋणात्मक। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है जब हम गैसों का मिश्रण लेते हैं तो उसके लिए गिब्स ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है। क्या होती है, उसके लिए गिब्स ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम। अब क्या लेते हैं हम, द्विअंगी क्या लेते हैं, मिश्रण लेते हैं। ठीक है, क्या लेंगे, द्विअंगी मिश्रण। उसके लिए हम क्या करेंगे, x1 की जो वैल्यू है उसको x रखेंगे, x2 के लिए जो वैल्यू है उसको 1 माइनस x रखते हैं। ठीक है, जब इसको वैल्यू को हम रखेंगे निम्न समीकरण के अंतर्गत, हमें समीकरण क्या प्राप्त होगी, हमें समीकरण प्राप्त होती है g मिक्स बराबर nRT समेसन x ln x प्लस nRT समेसन 1 माइनस x और ln 1 माइनस x। ये हमें निम्न समीकरण प्राप्त हो रही है। अब आपको क्या दिख जाएगा, एक डायग्राम दिख जाएगा स्क्रीन पर। अगर उसके लिए देखेंगे ना, x बराबर 1/2 पर, अर्थात जब दोनों अवयवों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उस समय क्या आती है, गिब्स ऊर्जा न्यूनतम। ठीक है, जब दोनों अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे, तब उसके लिए गिब्स ऊर्जा क्या होने वाली है, न्यूनतम होने वाली है। करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर जरूर सॉल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।